अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में इदारों के माबैन इख्तिलाफात की पुरानी तारीख रही है। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में भी डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह किरदार होता है, जबकि अमेरिका जैसी इतनी बड़ी जमहूरियत में अदालती फैसले सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। जबकि अमेरिका में तो कई मरतबा सदारती इंतखाबात का हतमी फैसला भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किया, मगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मामलात में इदारों के दरमियान सोच के फ़र्क की कीमत पूरे निज़ाम को भी अदा करना पड़ती है। अदलिया ने नजरिया ज़रूरत की बिना पर आइन की मनसूखी, आइन की मुअत्तली, फौजी हुक्मरानों के इख्तिदार को भी जवाज़ बख्शा, जबकि ऐसे अदवार भी आए कि अदलिया ने सिविल हुकूमतों को टफ टाइम दिया। 97 में जस्टिस सजाद अली शाह का दौर, 2009 के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर, या फिर पनामा के बाद नवाज शरीफ की बाबत जजेस का किरदार, ये सिविल और अदलिया के दरमियान चपकलिश की चंद मिसालें हैं। पाकिस्तान की दिलचस्प सियासी तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाएं। अगर ऐसा हुआ भी तो पूरे इदारे के बजाय कई जजेस की जानिब से ऐसी लाइन ली गई जिसे मुख्तदर हलकों ने नापसंद किया और फिर उन जजेस को वक्ती तौर पर पसपाई भी इख्तियार करना पड़ी। 2007 की इमरजेंसी और 60 से ज़ायद जजेस की बरतरफी इसकी एक मिसाल है। अब पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक गुज़िश्ता 8-10 सालों से पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसको जारी रखने में अदलिया का वाज़ेह किरदार रहा है। मगर गुज़िश्ता हफ्ते ऊपर तले होने वाले अदालती फ़ैसलों के बाद क्या अब भी ये दावा किया जा सकता है? ख़ास तौर पर मखसूस नशस्तों पर जो फैसला आया उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का ही इजहार है, जिसके बायस वफाकी हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के इस इंतहाई मुतनाज़ा फैसले पर अपनी मोहर लगाएगी? अगर नहीं तो फिर अहम सहाफ़ती हलकों के उन दावों को किस हद तक संजीदगी से लिया जा सकता है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है? ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि पहले से ही माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान क्या किसी नए आइनी बहरान का सामना करने जा रहा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मुहर्रम के बाद का सियासी मंजरनामा, सियासत को बदलते अदालती फैसले, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? इफ्तिखार साहब, जहां सियासत आ गई है, अदालती फैसलों के बाद जो हुकूमत की जानिब से डेस्परेट एक्शंस दिखाई देते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासत कितना मजीद बदल सकती है और क्या वाकई कुछ मुख्तलिफ और कुछ बड़ा हो सकता है? सियासत उस वक़्त ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान में जब बरतरफी के एक हुक्म के तहत मार्शल लॉ ने जजेस को घर भेज दिया था। सियासत तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान में जब फ़ैसले किए गए थे और अदलिया ने फ़ैसले करते वक्त ये देखा ही नहीं कि कानूनी है या गैर कानूनी। अब ये जो फ़ैसला आया है, बड़े मज़े का फ़ैसला जो पिछले दिनों आया, ये बुनियाद बना उस हमाकत की जो हुकूमत की तरफ से की गई और कहा गया कि हम एक ऐसा कानून लाने की सोच रहे हैं जिसमें एक जज को एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो चलता रहेगा। तो सारी की सारी खेल ही पलट के रहेगी, उलट के रहेगी और दो किस्म की डिसीजन आई। मेजॉरिटी ने कहा कि 39 लोग जो हैं वो PTI के मेंबर हैं। ये मिनॉरिटी का फ़ैसला है, मिनॉरिटी का। मेजॉरिटी ने कहा नहीं, 80 के 80 जो हैं वो उसके होंगे। इस किस्म के तो फैसले होने शुरू हो गए। फिर कोई सोचा ही नहीं गया क्या हुआ। मैं कानून कहता है कि एक आज़ाद लोगों को 3 दिनों में जाना है शामिल होने किसी पार्टी में, इन्होंने कहा नहीं 15 दिन दे दिए जाएँ। तो ये बहस करनी कि क्या हुआ, मुझ जैसे जाहिल आदमी से ये तवक्को मत करें कि मैं बहुत ही पढ़ी लिखी और फ़िलासफ़ी को बुनियाद पर बात करूँगा। अब उनकी हमाकत देखें जिन्होंने आज बयान शुरू किया है। वो आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे हैं। और भाई किस चीज़ पे लगाना चाह रहे हो आर्टिकल 6? कैसे लगा सकते हो? कौन सी वायलेशन हुई है जो इसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया है? आइन के अंदर जो आर्टिकल 6 की लिखा हुआ है वो है कि बाई एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, आप सिर्फ इस लफ्ज़ बाई अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हो उस फैसले के मुताबिक, जिसमें फ़ैसला ये हुआ था कि 7 अप्रैल 2022 को इजलास जो बर्खास्त किया गया तो वज़ीर कानून ने एक समरी भेज दी कि असम्बली तोड़ दी जाए और इतवार को 184(3) के तहत ये जो एक्सरसाइज की गई पावर 7 अप्रैल को फैसला दे दिया गया कासिम सूरी और इमरान खान ने
कि असेंबली को आईनी तौर पर तोड़ दिया जाए, उसके सदर था अलवी, उसके तो अपील में कोई जा नहीं सकता था। अब इनको याद आ गया, लेकिन ये भी बड़ा कमज़ोर केस है। सदर को भी गैप काफ़ी वक्त हो चुका है। नहीं, ये भी बड़ा कमज़ोर, अभी भी बड़ा कमज़ोर, मुझे बात पूरी करने दें। जी, ये अभी भी बड़ा कमज़ोर केस है। इसमें मैं नहीं समझता, इससे और ख़राबी जन्म लेगी। ये पहले तो फैसला आया ना 8-5 का, तो अभी कुछ लोग और शामिल हुए हैं जज, तो मुझे तो डर है कि ये फैसला कोई 8 की बजाय 11 कुछ का ना आ जाए, जो ये बातें अब ले जाना चाहते हैं असेंबली के अंदर। अगला पॉइंट है फॉरेन फंडिंग केस का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉरेन फंडिंग केस का मसला आया, क्या नहीं किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, किसी ने फैसला नहीं किया, वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उनके मुखालिफ ये कहते हैं कि जनाब ये पीटीआई पर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या इससे पहले किसी ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में इलेक्शन कमीशन को कोई अपनी रिपोर्टें पेश की या नहीं की? अगर पेश की हैं तो वो हमारे सामने पेश की जाएँ। लो जी, ये भी केस इनका ख़त्म हो गया। आगे चले जी, अब उन्हें कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए। आई एम द पर्सन हु हैज़ अपोज दिस आइडिया सिंस वेरी फर्स्ट डे। किसी सियासी जमात को बैन नहीं किया जा सकता इस किस्म की सियासी तरीके से और अदालतों को इस्तेमाल करके। नैब को किया था ना, क्या नतीजा निकला? तो ये सारी बातें गलत हैं। और तो ये कह रही है कि हुकूमती कानूनी टीम जो है वो मुखालिफ कानूनी टीम की तरह खेल रही है, उनके लिए पहली बात है कि क्या ये सवाल पैदा हो गया कि क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत के पास कोई कानूनी टीम है? ये भी बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि वो ऐसी बातें करते हैं जो लॉ कॉलेज के किसी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो करते हैं, जो निकालते हैं मतलब आइन के आर्टिकल्स। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, और ये हालात अच्छे नहीं हैं, ये बहुत डेंजरस खेल है इस दफ़ा। शहजाद साहब, अदलिया से रिलीफ पर रिलीफ, इंतज़ामिया इस नतीजे पर पहुंची जो कि नज़र आ रहा है हमें कि बानी पीटीआई पर पाबंदी, जमात पर पाबंदी की तरफ बढ़ा जाए। मुख्तदर और इंतज़ामिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इदारे के खिलाफ कार्रवाई, चंद जजेस पर जाना, क्या समझ रहे हैं ये सियासी मंजरनामा इस पूरी सूरत हाल को यहाँ से कहाँ लेकर जाएगा? अच्छा देखिए, मुझे इस पैनिक की वजह समझ नहीं आती है हकीकत तौर पर। यानी जो ज़मीनी हकायक हैं उनमें से कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। हुकूमत ही अपनी जगह पे कायम है। हाँ, अगर ये चाहते थे कि 2/3 इनके पास अक्सरियत होनी चाहिए और वो किसी वजह से नहीं आ पा रही, या एक अदालत ने फैसला दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये हुकूमत अपने तौर पे चल नहीं सकती। यानी यहाँ पर कौन सी हुकूमत है जिसको 2/3 अक्सरियत मिली हो, सिवाय पिछले कोई शायद 8-10 साल 12 साल पीछे चले जाएं, 15 साल, तो शायद आपको कुछ ऐसा नजर आ जाए, या शायद वो भी नजर नहीं आए। शायद 97 वाली जो हुकूमत थी उसमें 2/3 मेजॉरिटी थी नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद तो कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई। कोलिशन फोर्सेस का ज़माना है, कोलिशन सियासी जमातें बना के कोलिशन हुकूमतें चला रही हैं, चलाती रहेंगी, इसकी भी एक हकीकत है। ऐसा ही दुनिया भर में चल रहा है सिलसिला। तो पैनिक की वजह नहीं है। इमरान खान जेल में है, सनम जावेद भी जेल में है, खतरे की कोई बात नहीं है। तो क्या वजह है कि ये पैनिक मचा है? हाँ, एक चीज़ मुझे समझ आती है कि कोई ऐसा होना चाह रहा था या चाहा जा रहा था जो कि इस अदालती फैसले ने उसको रोक दिया, और उसकी बुनियाद पे ये एक रिएक्शन आया। हुकूमत है, हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमारी बात को रद्द किया जाता है। अगर ये बात है तो फिर भी एक सिवाय दीवानगी के और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और चीज़ समझ आती है कि आपको $7 अरब का IMF का कर्जा मिल गया है, यानी अगले 2-3 साल तो पक्के हो गए। CPEC की तरफ से भी कुछ इशारा मिल गया है कि ठीक है, हम उस पर भी काम कर लेंगे। चीन कुछ कर्जे भी आगे कर देगा। इसका मतलब है कि 2-3 साल की स्पेस मिल गई है। इन 3 सालों में अदालती लेवल के ऊपर इन चीज़ों को उलझाया जा सकता है, यानी क्लियर फैसला ना होने दो। ये जो एक इंतशारी कैफियत है ये जारी रहे कुछ अरसे के लिए। क्या फर्क पड़ता है, पिछले हम 2 साल से 2.5 साल से ये भुगत रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा 3 साल का मामला। और फिर इस इंतशारी ग्रे पीरियड के अंदर बहुत सारे वो फैसले जो हमें मजबूरन करने की जरूरत पड़ेगी, शायद हम कोई बहाना बना के ना करें, हम क्योंकि हम करना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि इतना भी बड़ा कोई बदलाव नहीं। हाँ, एक बदलाव मैं जरूर चाहूंगा, और वो ये वजह है कि क्योंकि आपने सियासत और मईशत, खास तौर पे मईशत और पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल इस चीज पे डाला हुआ है कि हमारी मईशत बेहतर होगी। इस मईशत को बेहतर करने के लिए एक बेहतर सियासत की जरूरत है। उस बेहतर सियासत या स्टेबिलिटी की वजह को हासिल करने के लिए
एक दो आदमी हैं इस मुल्क के अंदर, शायद 3-4 होंगे, जो इस वक्त बुजुर्ग सियासतदान हैं जिन्होंने ये सब रंग देखे। फजलुर रहमान साहब हो सकते हैं, जरदारी साहब बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, चकजई साहब वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं, क्योंकि बाकी तो सारे मुतहारिफ ग्रुप है ना। मैं नवाज शरीफ साहब से भी ये तवक्को करता हूं, लेकिन शायद उनको भी, वो भी अब किसी ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, या शायद उनको अपने वक्त में आके फैसला करना चाहिए कि अगर इस किस्म की हुकूमत है तो ये हुकूमत हम लेके नहीं चलेंगे आगे, क्योंकि अगर अदालती फैसले भी उस हुकूमत के खिलाफ आ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी उसके खिलाफ है, 8 फरवरी का नतीजा भी सामने आ चुका। ये है वो बड़े सियासी मामला जो हकीकतें अपने तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर ये मामला और एक सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर को बताता है कि ऐसी सूरत में हम हुकूमत को लेके आगे नहीं चल सकते, या हमें इलेक्शन में जाना चाहिए मिसाल के तौर पर, गो कि वो अपने उसकी और आगे मुख्तलिफ उसकी ज़िमनी किस्म की इम्प्लीकेशंस है। लेकिन इस तरफ चलने की जरूरत है, 2 कदम पीछे हटने की जरूरत है। इसी निज़ाम को 3 साल और चला लो, 4 साल और चला लो, अपना टेन्योर पूरा करने तो कोई बात नहीं, हम जी लेंगे, सांस तो लेते रहेंगे ना। ये सांस बंद करने का जो अमल है, इसको किसी तरीके से हमें रोकना है कि सांस। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, निजाम को चलने कौन नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? तो सबको पता, मेरा ख्याल हम सब भी नहीं चलने दे रहे। रियासती अशराफिया, फिर उसके बाद मुल्की अशराफिया, इन जिन्होंने पकड़ के रखा हुआ अपने हाथ में तमाम कंट्रोल, जो नहीं चाहते कि फैसले उनकी मर्जी के। देखिए, इस अदालत से फैसले आपको लेने हैं ना, अगर अपने हक के अंदर ये जो अदालत है, तो इस अदालत को खत्म करना पड़ेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसको खत्म कर दो, अदालत ही खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट को सबको खत्म कर दो। वो पीसीओ वाले हुए थे ना जजेस, उस तरह की दूसरे की से कोई चीज कर लें और उसके बाद कह दें कि नहीं, अदालत हम अपनी मर्जी की बनाएंगे ताकि फैसले हमारी मर्जी के। तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं क्या? अगर निजाम कोई नहीं चलने दे रहा तो फिर क्या ये फ्यूचर है? और क्या, बदकिस्मती है हमारी, बदकिस्मती है ये। जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, हम फैसले अपनी मर्जी के चाहते हैं, हम आवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। जब तक हम किसी ना किसी जगह से शुरू नहीं करेंगे तो इस मुल्क अपना रास्ता मुतय्यन आगे चल के कैसे करेगा? यही 2-3 चीजें हैं ना जिससे इंसान डिटरमिन करता है कि ये मुल्क अपना रास्ता किस तरीके से आगे बनाए। हम वो तमाम रास्ते मसदूद करके कोई ऐसा फैसला उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं जो कि सिर्फ हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और इसके अंदर सियासी हुकूमतें, मैं हुकूमतों का नाम, मैंने सियासी हुकूमत का नाम नहीं लिया उन बड़ों के अंदर जो समझदार होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझदारी की इस हुकूमत की बनती थी। अब साहब, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऊपर और निज़ाम के चलने की भी बात हो रही है। हम यहाँ पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। अगर अब हम गुज़िश्ता कुछ सालों में देखें तो हाइब्रिड निज़ाम के क़याम में अदलिया का बड़ा अहम किरदार रहा हमारे मुल्क में। क्या इस वक्त अब आला अदलिया जजेस जो हैं उनकी अक्सरियत इस निज़ाम की मज़ीद तौसीक़ नहीं चाह रही? मैं गुज़िश्ता कुछ अरसे के फ़ैसलों की बुनियाद पर आपको ये बात पूछ रही हूँ। काश ऐसे होता। देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जजेस का किरदार सबसे बेहतर होना चाहिए माशरे में, सबसे बेहतर पाक होना चाहिए सियासत से या किसी भी और आलूदगी से। सिर्फ आइन और कानून की बात करें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। लेकिन हमारे जजेस ने हमेशा डिक्टेटरशिप को मजबूत किया, हमेशा सिविलियन हुकूमतों को कमज़ोर किया। हमेशा क्या किया इफ्तिखार चौधरी ने सिविलियन हुकूमतों के साथ? साकिब निसार ने क्या किया? इतना घिनौना किरदार साकिब निसार ने किया सिविलियन हुकूमतों के ख़िलाफ़। गुलजार, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदियाल, किस किस का नाम है? सब ने। अभी आप छोड़ें, अभी जस्टिस शाहिद जमील रिटायर्ड हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस जो खुद रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में जो कहा है, जिस तरह उन्होंने अदालत को चलाया है, शर्म आती है मुझे कि अगर उनमें थोड़ी बहुत भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो कम से कम पेंशन ही वापस कर दें जितने उन पर इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन नहीं करेंगे ना। हम सिर्फ ये चाहते हैं आइन और कानून में जो उनका दायरा कार है उसमें रहें। ये जो अभी कह रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब ने किया, एक परसेप्शन की बेसिस पे। आप सोचें इस मुल्क की बदकिस्मती, जिसके सुप्रीम कोर्ट के जज का स्पाउस खान साहब के साथ जलसों में बैठा स्टेज पे, वो फैसला देने वाले बेंच में शामिल है वो जज। परसेप्शन ये है कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा होता है, आईनी तरमीम शायद आ जाएगी, शायद पास हो जाएगी, शायद उसमें काजी फायजीसा को 2 साल और मिल जाएंगे, तो हमने तो नहीं आने देना, फिर हम तो ग्रोहबंदी करके हमने ये फैसला। अगर ये परसेप्शन है इस वक्त गली में कि ये फैसला इस वजह से आया है उस आईनी तरमीम को रोकने के लिए, ये इफ्तिखार साहब ने कहा ये परसेप्शन ठीक है, ये गलत नहीं है। हालांकि काजी फायजीसा साहब कह चुके हैं वाज़ेह तौर पे कि मैंने आईनी तरमीम हुई भी तो मैंने ये एक्सटेंशन नहीं लेनी,
फिर भी बुग़्ज़ इतना है उनके बारे में, और उनके बारे में पता नहीं क्यों 3 दिन आइन में लिखे हैं हलफनामे के, वो कह रहे 15 दिन ले लो। आर्टिकल 63A की डेफिनेशन वो इंटरप्रिटेशन एक दिन एक ही जज और करता है, कुछ दिनों बाद वही जज उसकी तशरीह कुछ और करता है। ठीक, पार्लियामेंट के गोडों में जान ही नहीं है, हम बने नहीं देते ना, हम मीडिया बनते हैं। थोड़ी बनानी सर, अगर ऐसी पार्लियामेंट है कि मेरे सवाल करने पे उसके गोडों की जान जाती तो फिर क्या फायदा ऐसी पार्लियामेंट का? 25 करोड़ को रिप्रेजेंट तो करते हैं साहब, आप हमेशा ये बात कह देते कि आप क्यों सियासतदान को, सर ये तो फिर बात ना, नहीं, दिस इज नॉट फेयर। चलें, हमने तो उन्हीं को सवाल करना है, पूछना है, बाकी सबको लगाने वाले तो वही है। आप ये कह के ना एक्चुअली हम आवाम को भी वो कर देते हैं कि भाई तुम्हारे नुमाइंदों की तो कोई औकात नहीं है, उनके गोडों में जान नहीं है। सोचे काम बंदे को क्या फील होता है। निकाला, मुझे खुशी हुई है आपने भी कैथारसिस किया, कम से कम कुछ तो करना चाहिए कैथारसिस। आप सुनती रहती हैं हर वक्त। आपने खुद गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की कि किस तरीके से वज़ीर कानून ने लगाया। मैं आज भी कहता हूँ आज़म नज़ीर तारड़ ने, वज़ीर कानून ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है। उन्होंने क्यों जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं? ठीक हो गया। मुझे डर है कि फैसला जो ये कह रहे हैं ना कि हम जाएंगे उसमें अपील में, मुझे डर है कि अगला फैसला 8-5 के बजाय इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ आएगा। हैं वकील हैं, मुशीर हैं। ज़ैगम साहब आपकी जानिब आऊं, मुहर्रम के बाद का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि अदालती फैसले हमारी सियासत को बदल रहे हैं, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? इस्लामाबाद खामोश है, तूफान से पहले की खामोशी है। आयशा, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है हम जिन बैटल ग्राउंड्स पे नज़र रखे हुए हैं ये पुरानी बैटल ग्राउंड्स हैं। मंजरनामा बदल गया है, पूरा बैटल ही बदल गई है, गेम ही बदल गई है, और गेम बदल रही है और हम उसको देखने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो असल फॉल्ट लाइन है वो अवाम और अशराफिया के दरमियान है, और उसमें बुनियादी तब्दीली क्या आई है? देखिए, ज़ियाउल हक ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, एक उससे पहले का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, एक उससे पहले का, इस वक्त उस पर बात करने का मौका नहीं है। ज़ियाउल हक के दौर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बना था कि अशराफिया 20% जो टॉप मिडिल क्लास है उसके साथ मिलकर हुकूमत चलाएगी, इस तरीके से कि उस 20% से टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसको सस्ते इंपोर्ट्स मिलेंगी, सस्ती कारें मिलेंगी, सस्ता पेट्रोल मिलेगा, उसकी सड़कें बनी होंगी, उसकी गलियां साफ होंगी, पानी होगी, गैस उसके घर में तकरीबन मुफ्त होगी, उसके बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी होगी, स्कूल चलो प्राइवेट सही, सरकारी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, अच्छा शहर में अस्पताल होगा, छोटे डॉक्टर की ज़रूरत वो खुद पूरी कर लेगा। अवाम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर थे, 70-80% लोग चले, लेकिन क्योंकि ज़्यादा मसला इसी क्लास का था, अवाम को चुप करा लेता था सियासतदान, और मिडिल क्लास के साथ ताल्लुक था रियासती अशराफिया का। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, आहिस्ता आहिस्ता टूटता हुआ नजर आया, और अब क्लियरली ये रस्सी टूट गई है, इसलिए कि अब हम वहां पे आ पहुंचे हैं कि अशराफिया मिडिल क्लास को भी कुछ देने के काबिल नहीं रही, उसको कुछ नहीं दे रही, जीरो, और उससे कह रही कि आधी तनख्वाह मुझे पकड़ा दो, टैक्स भी करना चाह रही है। गरीब तो पहले ही बाहर थे। इस वक्त टाइम है एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वरना अवाम और अशराफिया के दरमियान में जो एक फसाद, जो एक झगड़ा, जो फॉल्ट लाइन बन गई है, बहुत ख़तरनाक है। मुल्क हुकूमतें लेजिटिमेसी पे चला करती हैं, साख पे चला करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे चला करते हैं। या तो अब ये सब अशराफिया जो आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं, किस चीज़ की लड़ाई है? वसाइल की लड़ाई है ना, अख्तियारात की लड़ाई है ना, ये मेरे पास ज़्यादा होगा, ये मेरे पास ज़्यादा होगा, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये बात छोटी रह गई। अब नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि तुम अवाम को क्या देने को तैयार हो। इस हालत में भी अशराफिया ने अपने लिए सब कुछ रख लिया, अपना घर बचा लिया, मिडिल क्लास भी आउट, जो कम से कम पिछले 30 साल से सर्व हो रही थी, और गरीब तो पहले ही आउट था। यह है फॉल्ट लाइन, गरीब और मिडिल क्लास इकट्ठे हो गए। एक तरफ अशराफिया है, एक तरफ पूरे अवाम है, मिडिल क्लास भी, वर्किंग क्लास भी। क्या हमारी अशराफिया को एहसास है कि एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है? अब पूरे अवाम का सोचना होगा कि क्या हम पूरे अवाम को कुछ दे सकते हैं? क्या अब अपने पाँव पर, अपने पेट पर हम कोई बांध सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत, कि थोड़ा सा कम खा लें,
ये टेबल्स को ज़रा छोटा कर सकते हैं? खत्म मुझे होने नहीं टाइम लगता कि पाकिस्तान के अशराफिया को, चाहे वो रियासती हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो बिजनेस एलीट हो, ठीक है। इसको आज भी इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और इसका मतलब है पाकिस्तान में कुछ बहुत खौफनाक भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। खतरात भी इंतहा के हैं इस वक्त, अमकानात भी इंतहा के हैं, क्योंकि इस वक्त एक तारीखी मौका है। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, खतरात और बात किए, लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे उस इलेक्शन कमीशन की जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सवाल उठा दिया है, जो हमें हर इलेक्शन के बाद आगे ले जाने की बजाय 2 कदम पीछे भेज देता है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई अरकान को आज़ाद करार दिए जाने के फैसले को गलत करार दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान से महरूम रखकर किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से महरूम नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का मार्च 2024 का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की नज़र से यह कहा जा सकता है कि मखसूस नशस्तों के सारे मामले की बुनियादी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह ही है। अप्रैल 2022 के बाद से पीटीआई मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है, और इस फैसले के बाद एक बार फिर पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने और आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया गया है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ यह है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए, मगर तकरीबन हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और किरदार पर सवालात उठाए जाते हैं। 2013 के इंतखाबात को आरोज का इलेक्शन कहा गया। न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि फैफन जैसे इदारों की जानिब से भी इलेक्शन के अमल पर सवालात उठाए गए। 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बिठाया गया, मगर इसमें भी सवाल इलेक्शन कमीशन पर ही उठता है। इसी इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्टेड जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जिसकी तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन को करीबन 6 माह इजाफी मिले, मगर इस बार सिस्टम बैठने के अलावा फॉर्म 45 और 47 के मामलात सामने आए जो अभी तक अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में जेर समात हैं। इन 3 इलेक्शंस के अलावा माजी के इलेक्शंस में भी कमीशन का किरदार बेदाग नहीं। हारने वाली सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करना बज़ाहिर समझ में आता है, मगर सहाफ़ियों, इलेक्शन हरकियात के माहिरीन, मुल्की और गैर मुल्की आज़ाद मॉनिटरिंग के इदारों और सबसे बढ़कर सबसे बड़े अदालती फोरम की जानिब से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहता है। अहम सवाल ये भी है कि वो सियासी जमातें जो इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करती हैं, वो पार्लियामान में बैठकर इलेक्शन से पहले रूल्स ऑफ गेम क्यों तय नहीं कर लेती, या फिर इन सियासी जमातों को ये सूट करता है कि हारने की सूरत में एक विलन होना चाहिए। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान को आज़ाद करार दिए जाने का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट माजी के इलेक्शंस भी मुतनाज़े, क्या इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाब करवाने की सलाहियत रखता है? जैगम साहब, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन हमें दे सकता है जो आइन में दर्ज है, जो अवाम तवक्को रखते हैं, जिसके लिए सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं? मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह का हमारा निज़ाम चल रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन हमें गैर मुतनाज़ा इलेक्शन दे सकता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले में सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई का इंतखाबी निशान रोकने का हक जायज़ था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि पीटीआई बतौर पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ सकती, अपने कैंडिडेट फील्ड नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी बनता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात फैसले में सराहत के साथ क्यों नहीं लिखती? चले, अगर नहीं लिखी तो जब ये सारा गदर मचा हुआ था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? कि छोटी बात तो नहीं थी। एक बड़ी पार्टी के साथ इस तरह का खेल, इस तरह की मैनिपुलेशन की जा रही थी। अब अगली बात कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता। देखिए, हमारी जो हमारी पार्लियामेंट है उसने इलेक्शन एक्ट 2017 की शक्ल में एक बेहतरीन रूल्स ऑफ द गेम बनाए। पाकिस्तान का जो ये एक्ट है, जो इंतखाबात का कवानीन है, कम अज़ कम तरक्की पजीर मुल्कों में से एक बेहतरीन इंतखाबी कानून है।
इलेक्शन कमीशन को भी इंतहाई इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई, एम्पावर किया गया, मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। नतीजा ज़ीरो क्यों निकला? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पावर एलीट, चाहे वो सियासी अशराफिया हो, चाहे वो हमारी रियासती अशराफिया हो, अवाम का हक के हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन क्या है? फेयर इलेक्शन क्या होते हैं? फेयर इलेक्शन अवाम का हक के हुक्मरानी तस्लीम करना है। क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि अवाम को ये हक है कि वो अपने नुमाइंदे भेजे बगैर किसी दबाव के, फेयर इलेक्शंस के ज़रिए से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए से, और वो इंतखाबी नुमाइंदे जो हैं वो आके मुल्क चलाएं। जब किसी सियासी पार्टी को बारे खाता है तो वो मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। और जहां तक रियासती अशराफिया है, वो तो हर बार ही कोई ना कोई अड़ंगी लगाती है, हर बार ही कुछ करती है। वो तो बिल्कुल अवाम के हक के हुक्मरानी को मानने को तैयार नहीं है। ठीक। जब तक ये बुनियादी तब्दीली नहीं आ जाती कि पाकिस्तान की अशराफिया तस्लीम नहीं कर देती कि मुल्क अवाम का है, इस पे हुक्मरानी का हक अवाम का है, और अगर अवाम का हक है तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकते। तो ये सारे का सारा बर्डन इलेक्शन कमीशन अकेला नहीं उठा सकता। ठीक हो गया। जब तक ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी, अकेला खाली इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं होगा अगर बाकी हर तरफ गदर मचाओ। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जितने लोग आते हैं, कहां से आते हैं? वो इंतजामिया से ही आते हैं। दुरुस्त हो गया। तो इंतजामिया अगर मैनिपुलेशन पर लगी हो तो इलेक्शन कमीशन अगर फेयर भी हो, फेयर नहीं होता, लेकिन फेयर भी हो तो वो फेयर इलेक्शन नहीं दे सकता। ठीक हो गया। अफसर साहब, फेयर होता है नहीं होता, क्या टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है? अभी जैगम साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 17 में इंतहाई इंडिपेंडेंट और मुकम्मल इख्तियार है, तो सर अगर नहीं डिलीवर कर सकते तो उनको छोड़ देना चाहिए? जिस हद तक कर सकते हैं उतना शफाफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात से एग्री करूंगा, जिस हद तक सब शफाफ बना सकते हैं बनाने की कोशिश करनी चाहिए, छोड़ के देना चाहिए। छोड़ें वो जो अपने दायरा कार से बाहर निकल के इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करते हैं या उसको गलत कामों पर मजबूर करते हैं। इंसान है ना इलेक्शन कमीशन पे, कोई रोबोट तो नहीं आपने बिठाए हुए कि बटन दबा देंगे तो उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। मजबूरियाँ हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता आप हम यहाँ बैठ के दूसरों को बड़ी नसीहतें करते हैं कि जी ऐसे कर दें, खड़े हो जाएं जी, कुर्बानी दे दें जी, जान हथेली पे लेके बाहर निकल जाएं। दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं निकल सकते हम। तो दूसरों को नहीं कहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि एक इदारे में मैं भी रह चुका हूँ, मुझे पता है कब्र का हाल मुर्दा ही बता सकता है। इलेक्शन कमीशन को कहना बड़ा आसान है ना हमारे लिए, क्रिटिसाइज़ करना, ये सियासी जमात के लिए, ये मीडिया के लिए कि जी वो नाकाम हो गया। उसके ऊपर होता क्या क्या आपको क्या पता? अभी मैंने पिछले आपके सेगमेंट में वो जिक्र किया है, एक और चीफ जस्टिस थे किसी हाई कोर्ट के, चलो मैं नाम नहीं लेता उस हाई कोर्ट का, वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने एक दामाद और बेटे के लिए किस तरह प्रेशराइज किया उनकी पोस्टिंग के लिए उस जगह पे इलेक्शन से पहले जहां से मुनाफा ज़्यादा आता है। बताएं अब मैं क्या करूं इस बात का, कैसे मैं इसको खबर को इसको दूं? तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझे खुद बताया कि ये इस वजह से मेरे खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक वाकया बताया, 10 तरफ से प्रेशर आ रहे होते हैं, एक सिविलियन जो भी आप इदारे का सरबराह होगा उस पर आप आए ना, इस्लामाबाद आती हैं तो आप तो बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं कहाँ ब्रीफिंग लेती हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊँ? मैं किसी ब्रीफिंग के लिए इस्लामाबाद आती नहीं, बहुत कम इस्लामाबाद आती हूँ, पार्लियामान के इजलास के लिए कभी। चलें इस्लामाबाद आती है, पिंडी आती, जो भी है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में मैं लेके जाऊँ, आप वहाँ देखिएगा, खौफ आता है दिल में कि या अल्लाह ये क्या है? वो क्या करे एक ऑफिसर जो, ठीक है आप ये कैसे छोड़ के चला जाए, वो चला जाएगा छोड़ के, कोई और आ जाएगा उससे और ख़राब करेगा। मैं कहता हूँ कि छोड़ के क्यों जाए, खड़ा होना चाहिए। मैं सिविलियन ऑफिसर्स को भी कहता हूँ, इदारों के सरबराहों को, खड़े हों। जब इस धरती के साथ कमिटमेंट है तो फिर खड़े हो ना। ठीक हो गया। ये तो नहीं है कि एक नौकरी खत्म हुई, वहां से पेंशन ली, दूसरी नौकरी आप करने चाह रहे हैं और वहां आप कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन तनख्वाह आ रही है, गाड़ियां हैं, गार्ड है, घर है, सब बिजली मुफ्त है, तो आप लगे रहो ना लगे रहो, फिर छोड़ दो। ये बात ठीक है। चलें, मैं तंग आ गई। नहीं तंग नहीं आ गई, ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम का वक्त भी आपको भी लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदी। शहजाद साहब, साफ और शफाफ इंतखाबात गुज़िश्ता दहाइयों से तो हम खुद ये सुन रहे हैं और हर जमात इसका मुतालबा करती है। हमें उस तरह के रिफॉर्म्स जिस पे सभी इकट्ठे हों दिखाई नहीं देती, और अब PTI मुतालबा करी, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से ही कर रही है इस्तीफे का। कितना जायज़ मुतालबा है ये? इलेक्शन कमीशन के हक में और उसका जो जवाब पेश किया अफसार साहब ने, ये कौम की आवाज़ है। तो जिस इलेक्शन कमीशन को इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उसको खुदा न खास्ता कोई क्या बता सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो हिस्सा हमारी कौम का जो कि इलेक्शन कमीशन को समझता है कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और हमेशा करता रहा है, तो फिर उसके बारे में तो कुछ हम गुफ्तगू हमें जेब नहीं देता कि हम उसके बारे में कुछ कहें। देखिए, कौम के तौर पे हमें ये फैसला करना चाहिए कि डिक्टेटरशिप इस मुल्क में है या जमहूरियत है। इन दो ही तरीके हैं ना जिससे कि हम हुकूमत चला सकते हैं। तीसरा फॉर्म हाइब्रिड कह लें, आज के दौर के अंदर ये भी बड़ा लफ्ज़ बड़ी हासिल कर चुका है, काफ़ी इसकी करेंसी है इस लफ्ज़ की। लेकिन ये भी तो एक किस्म का एक डिक्टेटरशिप है ना, अगर ये हाइब्रिड भी है तो। कोई पीछे सायों के अंदर बैठ के कोई हुकूमत चला रहा है, ये मतलब हुआ। तो आप फैसला कर लो, डिक्टेटरशिप में तो इलेक्शन कमीशन का रोल ही कोई नहीं। आपने 11 साल देख लिए उसके ज़ियाउल हक के, उसके बाद मुशर्रफ का दौर देखो, इसी इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और जब इलेक्शन कराने पड़ते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब है कि अब आप जमहूरी रास्ते पे चल पड़े। इलेक्शन कमीशन को अपना ड्यूटी देने के लिए सबसे पहले ऐसे लोगों को लगाने की जरूरत है जो कि पढ़े लिखे हों, यानी कम से कम आइन और कानून की किताब पढ़ सकते हो और कानून को समझ सकते हो। अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं और आइन और कानून पढ़ सकते हैं तो फिर उम्मीद ये रखी जाती है कि वो उसको फॉलो करेंगे। तो अभी तक तो जो लोग हैं, हमने तो बड़े सेक्रेटरी ढूंढ के बड़े लोगों को लगाया वहाँ पे, आमतौर पर तो पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि हम उसके बावजूद, वजह यह है कि हम कहते तो जमहूरी हैं लेकिन असल में हमारा जो तर्ज हुकूमत और तर्ज सोच है वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाली है, और इस वजह से हम वो काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तौर पे सबसे पहला फैसला ये होना चाहिए कि हम किस किस्म का जमहूरी निज़ाम लेके चलना चाहते हैं। और कोई हर्ज नहीं है, दुनिया में हुआ है, बादशाह भी आज भी बादशाहतें कायम हैं, उन बादशाहतों के हिसाब से या डिक्टेटरशिप के हिसाब से। गो के फौजी हुक्मरान आजकल ज्यादा नहीं चलते, बादशाहतें अभी भी कायम हैं, तो उनके हिसाब से फैसला करना चाहिए कि हमने किधर लेके जाना। मेरा ख्याल है कोई जवाज नहीं है इलेक्शन कमीशन होते हुए और इलेक्शन कमिश्नर होते हुए कि कोई वो अपनी कोई जवाब पेश करे कि मैं इस वजह से अपना काम नहीं कर सकता, लेकिन 5 साल के लिए मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे सहूलतें भी चाहिए, तनख्वाहें भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, तो हर आप चीज कह रहे हैं कि उनको पीछे हट जाना चाहिए अगर वो साफ और शफाफ इंतखाब नहीं दे सके और जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है पूरे इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए अगर वो नहीं दे सकते, क्योंकि बुनियाद है ना, जमहूरियत की बुनियाद क्या है? वो कहते हैं बुलेट और बैलेट, इन दोनों का आपस में तजाद है। अगर बैलेट नहीं होगा तो बुलेट होगी, और अगर बुलेट नहीं चाहिए तो बैलेट को मानना पड़ेगा और के रखना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया। तो कौम फैसला कर ले कि बुलेट है या बैलेट है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर बैलेट की अहमियत को और उसकी जो सैंक्टिटी है उसको लेके सोचने के आगे चलने की जरूरत है। उसके लिए फिर एक ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जिसको हम ये तमाम चीजों से ऊपर हो, मुबर्रा हो, और उसको किसी का असर, और अगर नहीं है तो फिर उसको अपना काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, हम इलेक्शन कमीशन तक जाने से पहले सियासी जमातों की बात करते हैं। इलेक्शन से पहले रूल्स ऑफ गेम क्यों नहीं तय कर लेती कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे? वो क्यों नहीं बैलेट के मामले पर एक जगह आ जाते? जो जीत जाता है वो समझता है कि बैलेट ठीक है, जो हार जाता है वो समझता है कि कहीं बुलेट इस्तेमाल। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कवानीन से बेहतर इलेक्शन कवानीन नहीं बनाए जा सकते, और पाकिस्तान के दानिशवरों को शौक़ है ना, तो वो फिर तजावीज़ पेश करें तहरीरी तौर पर। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालबा डस्के के इलेक्शन के बाद हो गया था कि इसको फारिग करो, और वो चल रहा है। तीसरी बात, 74,000 पोलिंग स्टेशनों से चीज़ इकट्ठी करनी है, और फॉर्म 45 जो है हाथ से लिखा जाता है, और लाखों लोग जो इस सारे प्रोसेस में शामिल हैं, उनके बारे में आप बात करते हुए क्यों खौफज़दा होते हैं? क्या वो जिम्मेदार नहीं है अगर एक हल्के के फॉर्म 45 में गलत चीज़ दर्ज की गई है और उसकी बुनियाद के ऊपर एक पूरा ड्रामा शुरू कर दिया जाता है मुल्क में, और मुल्क के तमाम इंतखाबी नताइज को ही इशू बना लिया जाता है? हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस खेल का हिस्सा हैं। हमें यस, हम द पीपल,
People कहाँ से आए? परसेप्शन में सियासी जमातें आवाज उठाती हैं, हम तो उन सियासी जमातों की आवाज पे बात कर रहे हैं, चाहे 13 के बाद था, 18 या 24 के बाद। जो हर कहानी को कबूल कर लेते हैं। अब कहानी कबूल हो रही है, लीडर खड़ा होकर रिजेक्ट कर दे कहानी को, किसी भी सियासी जमात का सरबराह खड़ा होकर कि गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिविजुअल के तौर पे जिम्मेदार नहीं है ये सारी कहानी जो इस मुल्क में चलाई जा रही है। डेंजरस गेम इज बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान। सर कौन खेल रहा है? आप लोग सारे, मीडिया शामिल है। इफ्तिखार साहब, हद हो गई है, ऐसे ब्लैंकेट बात कर रहे हैं, आप बैठ के जनरलाइज करके इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लाखों इसका लोग point जो of view ड्यूटी रख रहे कर हैं। रहे हैं उनकी बात नहीं आप करते। मैं शामिल नहीं हूं। वो लाखों लोग कोई भी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं यहाँ से। कौन है? अच्छा एक मिनट ठहरो, ये भी बात की गई। सर वो जो धुंध के डस्के में बात हुई थी, ग्राउंड तक के लोग मौजूद थे, सियासी लोग शामिल थे, बिला उनकी वजह ना बात बात करें ना। करो, बिला वजह बात ना बिला करो। वजह नहीं कर रही हूं। नहीं, Fact के साथ करें। जजेस ने भी इलेक्शन करवाए, क्या नतीजा आया? आज कहा जा रहा है कि इंतजामिया ने जो इलेक्शन कराया इसका नतीजा गलत है। क्या इस मुल्क के अंदर इससे पहले आरओ इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गए। किसने दिया? बिल्कुल स्टाफ सारा सही कह रहे हैं आप। किसने सारा स्टाफ दिया? भाई शौक बना लिया हमने एक आदमी को अपने कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए। मैं डिसएग्री करता हूँ। सही मैं बात, समझता सही हूँ बात। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी कवानीन मौजूद हैं वो बेस्ट हैं। ठीक। एक कहानी इनकी नहीं मानी गई। वो मशीनें मांगते थे, वो पता नहीं क्या मशीन का नाम था कि हमें वो मशीन दे दो, वो मशीन दे दो। बस वो मशीन नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओ यस यस यस, वो मांगते थे, वो दे दो। और जो कुछ उसके लिए असेंबली की फ्लोर पे हुआ वो आपके सामने है। बस वो नहीं मिला तो सारा इलेक्शन ही गलत है। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरुस्त। हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। और जिन लोगों के पास अच्छी तजावीज़ हैं वो बाकायदा तौर पे उन तजावीज़ को पेश करें, जाएं, डायलॉग करें, अपने पब्लिक एड्रेस करें, टीवी पे आके बताएं कि इसमें खराबी क्या है। ठीक हो गया जी। कंक्लूड करते हैं कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, अच्छा कानून मौजूद है इलेक्शन कमीशन को फाल होकर काम करने के लिए, और अगर और बेहतर तजावीज़ हो तो शामिल की जानी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।